हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीपीसी पे बात करेंगे। सीपीसी की एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं और यह इस सीरीज का तीसरा पार्ट है। और इसके पहले हमने 100 प्रश्नों को एमसीक्यूज के रूप में 2 वीडियो के माध्यम से सॉल्व किया है। तो इसमें अभी हम क्रम से चल रहे हैं, क्योंकि धारा 1 से शुरू करके इसमें हम पूरी धाराओं को, उसके बाद जितने भी आदेश हैं और वो जो है परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, उसको हम कवर करते हुए क्रम से आगे बढ़ेंगे और सभी जो एमसीक्यूज के रूप में प्रश्न हैं, उनको सॉल्व करेंगे और जहाँ भी आवश्यकता होगी, उन सभी बातों की कंप्लीट हम व्याख्या करते हुए इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आप इस पूरी सीरीज को साथ बने रहिए, आपकी पूरी सीपीसी है वो कंप्लीट तैयार होगी, ऐसा हमारा दावा है। आपको कुछ भी ऐसा नहीं छूटेगा जो आपसे प्री में इसके कहीं बाहर पूछा जाए। वो रेयर है, 2-4 क्वेश्चन कहीं इस तरह से पूछ लिए जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे अकेले इस वीडियो की सीरीज के माध्यम से आप सीपीसी में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएं, आपको किसी तरह की और कोई बाधा न रह जाए। इसी तरह की और भी सीरीज हैं, आईपीसी की है, सीआरपीसी की है, एविडेंस है, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस और भी जो अधिनियम है पीसीएसजे के लिहाज से महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी स्टेट का पीसीएसजे हो, एपीओ हो। तो उसकी पूरी श्रृंखला हमारे चैनल विधिकारी पर आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से उसको सॉल्व कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। अब इसमें जो है, जैसा कि हमने बताया कि इसके पहले हम 2 पार्ट में इसको सॉल्व कर चुके हैं और यह तीसरा पार्ट है सीपीसी का, सिविल प्रक्रिया संहिता का। और इसमें हम धारा 35 तक जो है अभी तक कवर किए हैं और धारा 35 के आगे के जो प्रश्न हैं हम इसमें देखेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बनाए जाते हैं। कोई लघुवाद न्यायालय मिथ्या या तंग करने वाले दावों एवं प्रतिरक्षाओं के प्रतिकारात्मक खर्च हेतु किस सीमा तक धनराशि दिए जाने का निर्णय दे सकता है। अब देखिए, लघुवाद न्यायालय के बारे में यहाँ पूछा गया है। अब मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए जो प्रतिकारात्मक खर्चे हैं, उसको किस धारा के तहत दिया जाता है। यह पीसीएसजे में 2013 में भी पूछा है और इसके पहले भी कई बार ये पूछा गया है। तो यह धारा 35 ए के अंतर्गत इसको यह खर्चे दिए जाते हैं कोर्ट के द्वारा। अब इसके अंतर्गत जो कोई न्यायालय है वह 3,000 रुपए तक का जो है यहाँ पर खर्चे के देने का आदेश दे सकता है। लेकिन हमसे लघुवाद न्यायालय की बात किया गया है। लघुवाद न्यायालय कितना दे सकता है? तो अगर लघुवाद न्यायालय से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो यह 250 रुपए या इससे कम या अधिकतम 250 रुपए तक की जो धनराशि है, इसको प्रतिकारात्मक खर्चे के रूप में देने का या कंपनसेटरी कॉस्ट जिसे कहते हैं, इसको देने का आदेश दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथ्या या तंग करने वाले दावों एवं प्रतिरक्षाओं के प्रतिकारात्मक खर्च हेतु न्यायालय सीपीसी के अधीन अधिकतम कितनी धनराशि के लिए आदेश पारित कर सकता है। तो अधिकतम जैसा कि हमने बताया कि 3,000 रुपए तक की जो धनराशि है उसके लिए आदेश पारित कर सकता है। लेकिन अगर लघुवाद न्यायालय की बात की जाए तो लघुवाद न्यायालय 250 रुपए। नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्न में से किस आदेश की अपील नहीं होगी। तो कौन कौन से आदेश हैं जिनकी अपील नहीं हो सकती है, इसके बारे में धारा 104 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। अब यहीं पर इसलिए देखना इसको जरूरी है क्योंकि यहाँ पर धारा 35 ए है। 35 ए के अधीन अगर कोई आदेश पारित किया जाता है तो इसकी अपील नहीं होती है। इसके साथ साथ आपको 3 धाराएं 91, 92 और 95, इसको 91, 92, 95 और धारा 35 ए, इन 4 धाराओं के अधीन अगर कोई आदेश पारित किया जाता है तो उस आदेशों की अपील नहीं होगी। अब इसी में आपसे फंसाने के लिए पूछ लिया जाता है, इसी में 35 ए के बाद 35 बी डाल दिया जाता है। तो 35 बी के तहत अगर कोई आदेश दिया जाता है तो उसकी अपील हो सकती है, 35 ए के तहत अपील नहीं हो सकती। अब 35 बी के अंतर्गत क्या है कि विलंब कारित करने के लिए खर्चे प्रदान किए जाने के बारे में प्रावधान है। और 35 ए के अंतर्गत क्या है कि जो है यहाँ पर मिथ्या या तंग करने वाले अगर कोई दावे हैं या प्रतिरक्षा की बात की जाती है, उसके लिए प्रतिकारात्मक खर्चे की बात होती है। तो वही बात यहाँ पर है कि धारा 35 ए, 91, 92 और 95 के अधीन अगर कोई आदेश दिया गया है तो उसकी अपील नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत उत्तर बताइए। एक सिविल न्यायालय के द्वारा पारित डिक्री का निष्पादन किसके द्वारा किया जा सकता है। अब डिक्री का जो निष्पादन है यह किसके द्वारा किया जा सकता है, तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह दिया गया है धारा 38 के अंतर्गत, सीपीसी की धारा 38 के अंतर्गत।
इसमें बताया गया है कि कोई डिक्री या तो उसे पारित करने वाले न्यायालय के द्वारा या उस न्यायालय के द्वारा जिसे वह निष्पादन के लिए भेजी गई है उसके द्वारा निष्पादित की जा सकती है। अब हम विकल्प देखते हैं कि यहाँ पर हमसे गलत उत्तर पूछा गया है। तो डिक्री पास या पारित करने वाले न्यायालय के द्वारा इसका निष्पादन किया जा सकता है, यह सही है। किसी ऐसे न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है जिसे डिक्री पास करने वाला न्यायालय डिक्री के निष्पादन के लिए अंतरित करता है, यह भी है सही। किसी भी न्यायालय के द्वारा जो डिक्री पास करने वाले न्यायालय के समकक्ष अधिकारिता रखता है। तो हमसे गलत उत्तर पूछा गया है, तो यही जो तीसरा है वही गलत है, बाकी पहला और दूसरा यह सही होगा। नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन डिक्री निष्पादित की जा सकती है, किसके द्वारा? या तो इसे पारित करने वाले न्यायालय के द्वारा या जिसे वह निष्पादन के लिए भेजी गई है उस न्यायालय के द्वारा। कहाँ दिया गया है? तो धारा 38 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्री के निष्पादन के आवेदन को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरित किया जा सकता है। तो डिक्री का निष्पादन कराने के लिए उसको किसी अन्य न्यायालय में भेजा जा सकता है। कब भेजा जाएगा? इसके बारे में प्रावधान धारा 39 के अंतर्गत दिया गया है। 39 के खंड 1 का जो उपखंड ए है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा जो है तब भेजा जाएगा जबकि प्रतिवादी उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में निवास करता है या कारोबार करता है। कहाँ? जहां पर उस डिक्री का निष्पादन कराया जाना है। अर्थात जिस जगह पर प्रतिवादी निवास करता है या कारोबार करता है उस न्यायालय को वह डिक्री जो है निष्पादन के लिए डिक्री धारक के आवेदन पर भेजा जाएगा और उसके न्यायालय के द्वारा वह उसका निष्पादन कराया जा सकेगा। धारा 39 के अंतर्गत जो बातें दी गई हैं उसको देखना है कि इसके अनुसार डिक्री के निष्पादन हेतु डिक्री धारक के आवेदन पर या स्वयं डिक्री पारित करने वाले न्यायालय के द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय को अंतरित की जा सकेगी और ऐसा आवेदन तभी स्वीकार होगा जबकि जिसके विरुद्ध डिक्री पारित हुई है डिक्री पारित करने वाले न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय की अधिकारिता में स्वेच्छा से निवास करता है या कारोबार चलाता है या स्वयं अभिलाभ के लिए कार्य करता है। दूसरी बात है कि निर्णीत ऋणी के पास डिक्री को संतुष्ट करने लायक संपत्ति डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता में नहीं है लेकिन ऐसे न्यायालय की अधिकारिता में है जहां पर उसका अंतरण किया जा रहा है। तीसरी बात है कि डिक्री किसी अचल संपत्ति के विक्रय या परिधान के लिए हो तथा ऐसी संपत्ति डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता के बाहर स्थिति हो, तब भी उस न्यायालय को डिक्री का निष्पादन करने के लिए जो है भेजा जाएगा। चौथा है कि डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की राय में किसी अन्य कारण से इसका निष्पादन जो है के लिए इस डिक्री को अंतरित किया जाना चाहिए। तो यह चार परिस्थितियां हैं और इन चार परिस्थितियों में किसी भी परिस्थिति के माध्यम से जो डिक्री है वो निष्पादन के लिए उस अन्य न्यायालय को भेजा जा सकता है। अर्थात जहां पर वह प्रतिवादी निवास करता है, कारोबार करता है या जहां उसकी संपत्ति स्थिति है या जहां पर वह संपत्ति स्थित है जिसके संदर्भ में उसका डिक्री का निष्पादन करना है या कोई अन्य कारण है जिसको न्यायालय ठीक समझता है। तो इन कारणों से जो है न्यायालय उस न्यायालय को डिक्री भेज देगा कि तुम जो है डिक्री का निष्पादन कराओ। नेक्स्ट है, अंतरित डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय की कौन सी शक्ति नहीं होगी। अब जिस न्यायालय को ऐसी डिक्री निष्पादन के लिए अंतरित की गई है उसके पास कौन कौन सी यहाँ पर शक्तियां हैं या कौन सी शक्ति नहीं होगी। तो इसको देखेंगे कि जो न्यायालय है उसके पास ऐसी शक्ति होगी कि वह न्यायालय को निष्पादन के लिए डिक्री भेजने की शक्ति, तो अन्य न्यायालय को भी वह डिक्री का जो है निष्पादन करने के लिए भेज सकता है। मृत निर्णीत ऋणी के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन करने की शक्ति, डिक्री को कुर्क करने की शक्ति और डिक्री के अंतर्ती की प्रेरणा से निष्पादन का आदेश देने की शक्ति। तो यह चौथा जो विकल्प है यह शक्ति उसके पास नहीं होगी बल्कि वह अन्य न्यायालय जो उसके अधीनस्थ हैं उनको निष्पादन के लिए डिक्री भेज सकता है। जो मृत व्यक्ति है उसके निर्णीत ऋणी के विरुद्ध भी डिक्री का निष्पादन कर सकता है और डिक्री को कुर्क करने का आदेश देने की भी शक्ति है उसके पास होती है। लेकिन वह जो है जो डिक्रीदार है उसकी प्रेरणा से या उसके इच्छानुसार डिक्री का निष्पादन नहीं करेगा। इसके बारे में प्रावधान धारा 42 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अन्य राज्य की डिक्री को व्यतिकार के आधार पर निष्पादित करते समय न्यायालय यहाँ पर क्या कर सकता है। अर्थात किसी अन्य राज्य की डिक्री है या अन्य राज्य से तात्पर्य यहाँ अन्य देश भी हो सकता है।
अगर उसके द्वारा कोई डिक्री पारित की गई है, तो इसके बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है? धारा 44A के अंतर्गत। तो इसमें क्या है कि व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के न्यायालयों के द्वारा या किसी विदेशी राज्य क्षेत्र के न्यायालय के द्वारा अगर पारित डिक्री है, उसका निष्पादन कैसे किया जाएगा? तो उस डिक्री को उसी प्रकार निष्पादित कर सकता है जैसे उसने स्वयं उसको पारित किया हो। यह जो है पहला विकल्प यही सही होगा और इसके बारे में प्रावधान धारा 44A के अंतर्गत दिया गया है। धारा 44A के अंतर्गत व्यतिकारी राज्य क्षेत्र के न्यायालयों के द्वारा पारित डिक्री के निष्पादन से संबंधित प्रावधान दिया गया है और ऐसी डिक्रियों का भारत में निष्पादन ऐसे किया जा सकेगा मानो उस जिला न्यायालय के द्वारा पारित की गई थी जिसके समक्ष वह निष्पादन के लिए भेजी गई है। नेक्स्ट है, भारत से बाहर डिक्रियों का निष्पादन करने के लिए किसके प्राधिकार से भेजा जाएगा? तो अगर भारत से बाहर किसी डिक्री को निष्पादन करने के लिए भेजा जा रहा है, तो वहां पर जो है धारा 45 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया है कि वह केंद्र सरकार के प्राधिकार के द्वारा भारत के बाहर स्थापित किसी ऐसे न्यायालय में निष्पादन के लिए डिक्री भेजा जाएगा जिसके बारे में राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा घोषित किया है। क्वेश्चन है, आज्ञा पत्र से संबंधित प्रावधान कहाँ किया गया है? तो आज्ञा पत्र जिसे प्रेसेप्ट कहा जाता है, इसके बारे में प्रावधान धारा 46 के अंतर्गत दिया गया है। अब आज्ञा पत्र होता क्या है कि जब कि डिक्री पारित करने वाला न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर ठीक समझता है, तो वह किसी अन्य न्यायालय को डिक्री का निष्पादन करने के लिए भेजता है और यह आज्ञा पत्र उसको निकाल सकेगा, अर्थात यह आज्ञा देता है, अनुमति भेजता है उसको कि आप इस डिक्री का निष्पादन करें। इसे ही आज्ञा पत्र कहा जाता है और यह अनुमति देगा कि वह निर्णीत ऋणी की जो कि ऐसी संपत्ति जो कि उस आज्ञा पत्र में निर्दिष्ट की गई है उस संपत्ति को कुर्क कर ले। तो ऐसा क्या है कि वह अन्य न्यायालय को इस बात का अनुमति देता है, आज्ञा देता है, इसी को आज्ञा पत्र कहा जाता है धारा 46 के अंतर्गत। अब धारा 46 को देखेंगे, इसमें बताया गया है कि जब कभी डिक्री पारित करने वाला न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर ठीक समझे, तब वह किसी ऐसे अन्य न्यायालय को जो उस डिक्री का निष्पादन करने के लिए सक्षम है, यह आज्ञा पत्र निकाल सकेगा कि वह निर्णित निर्णय की उस आज्ञा पत्र में निर्दिष्ट कोई भी जो संपत्ति है उसको कुर्क कर ले। और ऐसी जब कुर्की की जाती है धारा 46 के तहत या आज्ञा पत्र के अनुसार जब कोई कुर्की की जाती है, तो वह कुर्की अधिकतम 2 मास तक चालू रहेगी, उससे अधिक वह चालू नहीं रहेगी। नेक्स्ट है, कौन सा न्यायालय है वह आज्ञा पत्र जारी कर सकता है? तो यहाँ पर डिक्री पारित करने वाला जो न्यायालय होता है वही आज्ञा पत्र जारी करता है और आज्ञा पत्र जारी करके किसी अन्य न्यायालय को अनुमति देता है कि आप इसमें जो संपत्ति बताई गई है उस संपत्ति को कुर्क कर लें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न का निर्धारण निष्पादनकर्ता न्यायालय के द्वारा नहीं किया जाता है? तो आज्ञप्ति का उन्मोचन, निष्पादन और संतुष्टि, यह जो है निष्पादन करने वाले न्यायालय के द्वारा किया जाता है, लेकिन आज्ञप्ति में संशोधन जो है यह निष्पादन करने वाले न्यायालय के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि किस न्यायालय के द्वारा किया जाता है? तो जिस न्यायालय के द्वारा डिक्री पारित की गई है उसी के द्वारा इसको किया जाता है। नेक्स्ट है, डिक्री के निष्पादन करने वाले न्यायालय के द्वारा किस प्रश्न का निर्धारण किया जाएगा? तो अगर किसी डिक्री को पारित करके उसको निष्पादन करने के लिए किसी अन्य न्यायालय को ट्रांसफर कर दी जाती है, तो ऐसा जो डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय है वह यह निर्धारित करेगा कि कोई डिक्री पक्ष का जो पक्षकार है या उसका प्रतिनिधि है या नहीं है, इसका निर्धारण करेगा। इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 47 के तीसरे खंड के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, किसी डिक्री का अंतरिति। तो अंतरिति के बारे में जो प्रावधान है यह धारा 49 के अंतर्गत दिया गया है। अब किसी डिक्री का अंतरिति क्या करा सकता है? तो साम्याओं को धारण करेगा, अर्थात उन साम्याओं को धारण करेगा जो कि मूल डिक्रीदार के विरुद्ध निर्णीत ऋणी प्रवर्तित करा सकता था। यही जो है कथन सही है और इसका अर्थ क्या है? इसको दूसरे शब्दों में निर्णीत ऋणी की साम्या भी कहा जाता है। तो पहला विकल्प इसके अंतर्गत सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है निर्णीत ऋणी की साम्या, यह धारा 49 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान है या दिया गया है। दूसरा है कि विशेषाधिकार प्राप्त दस्तावेज, तो इसके बारे में जो प्रावधान है
यह धारा 29 के अंतर्गत नहीं किया गया है, तो यह सुमेलित नहीं है, बल्कि धारा 29 के अंतर्गत विदेशी समन की तामील के बारे में प्रावधान किया गया है। विधिक प्रतिनिधि के बारे में प्रावधान धारा 50 के अंतर्गत और अकिंचन या निर्धनवाद जिसे कहते हैं, इसके बारे में आदेश 33 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। और अगर अपील की बात की जाए तो आदेश 44 के अंतर्गत अपील के बारे में प्रावधान किया गया है यहाँ। नेक्स्ट है, सीपीसी का कौन सा प्रावधान विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री के प्रवर्तन की बात करता है? तो अर्थात कहां पर किस धारा के अंतर्गत विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री के प्रवर्तन कराए जाने का प्रावधान किया गया है? तो धारा 50 के अंतर्गत किया गया है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि ऐसा जो विधिक प्रतिनिधि है वह मृतक की संपत्ति के उस परिणाम तक ही दायी होगा जितने परिणाम तक उसने संपत्ति प्राप्त किया है। अर्थात अगर मान लीजिए कि अगर कोई मृतक व्यक्ति है, उसके ऊपर 50,000 रुपए का कर्ज था और इसका जो विधिक प्रतिनिधि है इसको इसकी 30,000 रुपए की संपत्ति जो है प्राप्त हुई है प्रतिनिधि को, तो यह जो विधिक प्रतिनिधि है इसका कर्ज पूरा 50,000 चुकाने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि जितनी तक वह संपत्ति प्राप्त किया है 30,000 रुपए की मूल्य तक प्राप्त किया है तो 30,000 मूल्य तक का जो कर्ज है वह चुकाएगा, उससे अधिक नहीं चुकाएगा। नेक्स्ट है, सीपीसी के अनुसार कौन विधिक प्रतिनिधि नहीं है? तो इसके अंतर्गत विधिक प्रतिनिधि के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो निष्पादक व प्रशासक आते हैं, सहदायकी आता है, लेकिन लेनदार अर्थात जो कर्जदार है वह विधिक प्रतिनिधि नहीं होता है। तो धारा 2 खंड 11 के अंतर्गत विधिक प्रतिनिधि की परिभाषा दी गई है और इसमें यह बताया गया है कि जो व्यक्ति मृतक की संपदा का विधिक दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है या उसकी संपदा में दखलंदाजी करता है या जिसे वह संपदा उस पक्षकार के मरने पर न्यागत हो जाती है, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वह क्या कहलाएंगे? विधिक प्रतिनिधि कहलाएंगे। नेक्स्ट है, किसी निष्पादन कार्यवाही में मृतक निर्णीत ऋणी के विधिक प्रतिनिधि का उत्तरदायित्व क्या होगा? तो किसी निष्पादन कार्यवाही में मृतक निर्णीत ऋणी का उत्तरदायित्व कहाँ बताया गया है? तो यह धारा 50 के अंतर्गत। तो इसमें उत्तरदायित्व यह होगा, कोई उत्तरदायित्व नहीं है तो यह गलत है। उस परिणाम तक उत्तरदायी होगा जितने परिणाम तक वह मृतक की संपत्ति को प्राप्त करता है, तो यह दूसरा विकल्प ही सही होगा। नेक्स्ट है, डिक्री के निष्पादन के लिए पक्षकार किन तरीकों को काम में लाने के लिए विधि के द्वारा सक्षम है? तो डिक्री का निष्पादन करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं? तो इसके अंतर्गत संपत्ति की सुपुर्दगी कराई जा सकती है, संपत्ति की कुर्की और विक्रय हो सकता है, गिरफ्तारी और जेल में निरुद्धि हो सकती है, अर्थात ये सभी चीजें हो सकती हैं। इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 51 के अंतर्गत दिया गया है। धारा 51 के अंतर्गत डिक्री के निष्पादन कराने में निम्नलिखित रीतियां बताई गई हैं, अर्थात इन रीतियों का प्रयोग करके किसी डिक्री का निष्पादन कराया जा सकता है। तो जैसे इसमें संपत्ति का परिदान है कुर्की और विक्रय के द्वारा या बिना कुर्की या बिना विक्रय के द्वारा। धारा 58 में विहित अवधि के लिए गिरफ्तारी व निरोध के द्वारा, रिसीवर की नियुक्ति के द्वारा, अनुतोष के लिए उपयुक्त किसी अन्य रीत के द्वारा। तो इतनी जो रीतियां हैं वह अपनाई जा सकती हैं किसी डिक्री का निष्पादन कराने के लिए। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 51 को विधिमान्य घोषित किया? यहाँ पर धारा 51 के अंतर्गत निष्पादन कराने में न्यायालय की जो शक्तियां हैं उसको जो है बताई गई हैं और इसी धारा के जो प्रावधान है या इस धारा को ही चैलेंज किया गया था और यह कहा गया कि यह जो धारा है यह विधिमान्य नहीं है। तो ऐसा जो केस है वह जाली जॉर्ज वर्गीज बनाम जो है बैंक ऑफ कोचीन का केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 51 विधिमान्य है या संवैधानिक है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने सीपीसी की धारा 51 को मान्य घोषित किया और स्पष्ट किया कि यह धारा सिविल एवं राजनैतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा की धारा 11 तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के साथ सामंजस्य में है, अर्थात इनका भी जो है विरोध नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी के धारा 51 के अंतर्गत न्यायालय किस रीति से डिक्री के निष्पादन का आदेश नहीं दे सकता है? अब यहाँ पर निगेटिव शब्द में पूछा गया है कि नहीं दे सकता, तो अब जैसा कि हमने ऊपर देखा कि संपत्ति के परिदान, कुर्की और विक्रय, गिरफ्तारी, कारागार में निरोध, रिसीवर की नियुक्ति या अन्य रीति। तो अब हम देखते हैं, कुर्की और विक्रय हो गया, रिसीवर की नियुक्ति हो गया और संपत्ति का परिदान,
यह 3 तो है, लेकिन समन के निर्वाह के माध्यम से यहाँ पर डिक्री का निष्पादन नहीं कराया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित इसके अंतर्गत जो है विधिक प्रतिनिधि, यह धारा 50 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान है, यही सुमेलित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसके अंतर्गत पहला है अंतराभिवाचीवाद, 88 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। अनुरोध पत्र के बारे में प्रावधान धारा 77 में। आज्ञा पत्र के बारे में प्रावधान धारा 45 के अंतर्गत नहीं दिया गया है, बल्कि यह धारा 46 के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो यही तीसरा विकल्प सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है जहां डिक्री किसी ऐसी अभिव्यक्त संपदा के विभाजन के लिए है जो शासन को राजस्व के भुगतान हेतु निर्धारित है, वहां संपत्ति का विभाजन संबंधित तत्समय प्रवृत्ति विधि के अनुसार किसके द्वारा किया जा सकेगा? तो ऐसा जो विभाजन है यह किसके द्वारा किया जा सकेगा, इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 54 के अंतर्गत दिया गया है। 54 यह कहता है कि संपदा का विभाजन या अंश का पृथक्करण तो कलेक्टर के द्वारा या कलेक्टर के अधीनस्थ किसी राजपत्रित अधिकारी के द्वारा, तो यह तीसरा विकल्प सही होगा। अब यहाँ पर राजस्व के भुगतान के लिए यह सब जो पूछा गया है इसमें है संपदा। नेक्स्ट है एक निर्णीत ऋणी को धन के संदाय के लिए डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार किया गया और वह निर्णीत ऋणी डिक्री की रकम और गिरफ्तारी का खर्चा उस अधिकारी को संदत्त कर देता है जिसने उसे गिरफ्तार किया है। तो ऐसा अधिकारी क्या करेगा? तो अगर उसने वहीं पर उसको गिरफ्तारी का जो खर्च है उसको प्रदान कर दिया, तो ऐसी स्थिति में उसको तुरंत छोड़ दिया जाएगा। इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 55 के अंतर्गत किया गया है। धारा 55 का जो चौथा परंतुक है उसी में दिया गया है। तो 55 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? गिरफ्तारी और प्रतिरोध के बारे में प्रावधान है, या गिरफ्तारी और निरोध के बारे में। नेक्स्ट है सीपीसी की कौन सी धारा धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध करती है? यह जो धारा है ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि किस धारा के अंतर्गत किसी महिला को डिक्री के धन की डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? तो यह धारा 56 है और इसी के अंतर्गत यह जो है निरोध किया गया है। नेक्स्ट है सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी भी स्त्री को सिविल कारागार में निरुद्ध व गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा जब वह ऐसी आज्ञप्ति से संबंधित है। तो किस प्रकार की आज्ञप्ति से? तो धन के संदाय के संबंधित कर कोई विवाद है या डिक्री है तो उसके निष्पादन में किसी महिला को न तो गिरफ्तार किया जाएगा और न ही उसको कारागार में निरुद्ध किया जाएगा। नेक्स्ट है निर्णीत ऋणी के लिए जीवन निर्वाह भत्ता यह सीपीसी के किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो धारा 57 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें क्या बताया गया है कि राज्य सरकार निर्णीत ऋणी के जीवन निर्वाह के लिए संदेय मासिक भत्ता, तो भत्ता कैसा दिया जाएगा आपको इसको भी ध्यान रखना है, मासिक भत्ता दिया जाएगा। मासिक भत्ते के मापमान उनकी पंक्ति मूल वंश राष्ट्रीयता के अनुसार इसका निर्धारण किया जाएगा। तो धारा 57 के अंतर्गत वही बातें हैं कि निर्वाह के लिए संदेह मासिक भत्तों का जो मापमान है अर्थात जो मासिक भत्ते का निर्धारण है वह किसके अनुसार किया जाएगा? तो उनकी पंक्ति मूल वंश राष्ट्रीयता इसके अनुसार उसका किया जाएगा। नेक्स्ट है जहां डिक्री 5,000 रुपए से अधिक धनराशि के संदाय के लिए है वहां सिविल कारागार में निरोध की अवधि कितनी होगी? इसके बारे में प्रावधान धारा 58 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि डिक्री के निष्पादन में जो निरोध है सिविल कारागार है वह कितना हो सकता है अगर धन की डिक्री का निष्पादन है। तो अगर यहाँ पर 5,000 रुपए से अधिक धन के संदाय की डिक्री का निष्पादन है और वैसी जो धनराशि है वह नहीं दी जाती है, तो 5,000 रुपए का मामला यहाँ पूछा गया प्रश्न में भी, 5,000 या अधिक, तो कारावास कितना होगा? 3 माह है। और इसके बाद 2,000 रुपए से अधिक किंतु 5,000 तक, अर्थात 2 माह से लेके 2,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए है, 2,000 से 5,000 तक है, तो वहां पर कितना होगा? 6 सप्ताह होगा। और 2,000 रुपए से अगर कम है तो वहां पर डिक्री के निष्पादन में किसी को सिविल कारागार में नहीं डाला जाएगा। अब प्रश्न पे आते हैं, 5,000 रुपए से अधिक
धनराशि के संदाय के लिए है अगर कोई डिक्री, तो सिविल कारागार में निरोध की अवधि कितनी होगी? तो 3 महीने होगी, 3 माह से अनधिक। वही बात धारा 58 के अनुसार निरोध की अवधि निम्न अनुसार होगी, जहां डिक्री 5,000 रुपए से अधिक धनराशि है वहां 3 महीना, 2,000 से अधिक लेकिन 5,000 रुपए से कम है तो 6 सप्ताह, 2,000 से कम है तो वहां पर कोई आदेश नहीं या कोई निरोध का आदेश नहीं दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जहां डिक्री 3,000 रुपए से अधिक धन के संदाय के लिए है, तो जैसा कि हमने देखा था 2,000 से लेके 5,000 के बीच में है, तो वहां पर कितना होगा? 6 सप्ताह के लिए सिविल कारागार में डाला जाएगा। नेक्स्ट है, गिरफ्तारी एवं सिविल जेल में निरोध नहीं कराया जा सकता है यदि डिक्री भुगतान के लिए है। तो अगर डिक्री जो है 2,000 से अनधिक अर्थात अधिकतम 2,000 या उससे कम रुपए तक के लिए है, तो वहां पर डिक्री के निष्पादन में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कराया जा सकता है। नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्न किस आधार पर निर्णीत ऋणी के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय के द्वारा रद्द किया जा सकता है? यह जो प्रश्न है महत्वपूर्ण है, धारा 59 के अंतर्गत यह प्रावधान आता है। रुग्णता के आधार पर, रुग्णता से तात्पर्य क्या है? ये इलनेस या गंभीर बीमारी, अगर किसी व्यक्ति को बहुत गंभीर बीमारी है तो इस ऐसी स्थिति में उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और अगर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है तो उसको रद्द कर दिया जाएगा, गिरफ्तार किया जा चुका है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। तो यह सब जो बातें हैं वह धारा 59 के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है, कौन सी संपत्ति है वह डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय जो है की जा सकती है? तो डिक्री के निष्पादन में कौन सी संपत्ति है जिसको कुर्क और विक्रय किया जा सकता है? यह जो पूरा प्रावधान है यह धारा 60 के अंतर्गत दिया गया है, और इसी के अंतर्गत जो है यह बताया गया है कि कौन सी संपत्तियां हैं जिनकी कुर्की हो सकती है और कुर्की नहीं हो सकती है। तो इसके अंतर्गत देखेंगे आगे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, भावी भरण पोषण का अधिकार। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जिसको विक्रय किया जा सकता है और कुर्क किया जा सकता है, तो भावी भरण पोषण का अधिकार है, इसको जो है कुर्क और विक्रय नहीं किया जा सकता। और लेखा वही है, इसको भी कुर्क और विक्रय नहीं किया जा सकता। वैयक्तिक सेवा का अधिकार को भी कुर्क और विक्रय नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके अंतर्गत वचन पत्र है तो इसकी कुर्की की जा सकती है और इसका विक्रय भी किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि इसमें जो है धारा 60 के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी संपत्ति हैं जिनको कुर्क किया जा सकता है और उसका विक्रय भी किया जा सकता है। तो धारा 60 का जो पहला खंड है अर्थात मेन जो धारा है उसी के अंतर्गत बताया गया है, कोई भूमि है, गृह है, अन्य निर्माण है, माल, धन। अब जो डॉक्यूमेंट है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? बैंक नोट, चेक, विनिमय पत्र, हुंडी, वचन पत्र, सरकारी प्रतिभूति, धन के लिए बंध पत्र या अन्य प्रतिभूति। इतनी बातें किससे? बैंक से लगभग संबंधित हैं इतने दस्तावेज। तो इन जो भी दस्तावेज इस तरह से संबंधित हैं तो उनको कुर्क किया जा सकेगा और उनका विक्रय भी कराया जा सकेगा, उनका विक्रय किया जा सकता है। विक्रय की जा सकने वाली अन्य ऐसी सभी चल या अचल संपत्ति जो निर्णीत ऋणी की है या जिसे वह अपने फायदे के लिए प्रयोग कर सकता है, चाहे वह उसी के नाम से हो या किसी अन्य व्यक्ति की ओर द्वारा किन अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से कोई धारण किए हुए हो। अर्थात चाहे वह अपनी संपत्ति को खुद प्रयोग कर रहा है या उसी की संपत्ति उसके नाम से कोई अन्य व्यक्ति, मान लीजिए नौकर है या उसका कोई परिवार का अन्य सदस्य है उसको यूज कर रहा है, तो ऐसी जो सभी संपत्तियां हैं उनको कुर्क की जा सकती है, उनका विक्रय कराया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी संपत्ति हैं जिनको कुर्की नहीं की जा सकती और उनका विक्रय भी नहीं कराया जा सकता। तो इसके अंतर्गत देखेंगे निर्णी तिनडी है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं। इसके अंतर्गत 3 बातें आई हैं, उसमें माता पिता को नहीं शामिल किया गया है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कौन कौन से व्यक्ति हैं इसमें। निर्णी तिनडी है, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, इनके पहनने के आवश्यक वस्त्र को छोड़ करके अर्थात इनके आवश्यक वस्त्रों को नहीं कुर्क किया जा सकता। भोजन पकाने का बर्तन है, चारपाई है, बिछौना है, इसको भी नहीं जो है कुर्क किया जा सकता। कोई निजी आभूषण जिसे कोई स्त्री अपनी धार्मिक प्रथा के अनुसार अपने से पृथक नहीं कर सकती, जैसे उसका मंगलसूत्र हो गया या उसका जो पैर में पहनने वाली अंगूठी होती है बिछिया, वो उसको नहीं जो है पृथक किया जा सकता, इसलिए उसकी कुर्की भी नहीं हो सकती। कोई शिल्पी है अर्थात वह कारीगर है, लोहार हो गया, कुम्हार हो गया या इस तरह का है, तो उसके जो औजार हैं उनको नहीं कुर्क किया जा सकता, क्योंकि अगर उनको कुर्क कर लिया गया तो वह खाने के लिए मर जाएगा।
अपना जीवन यापन नहीं कर पाएगा। खेती के उपकरण हैं, इसको कुर्क नहीं किया जा सकता। ऐसे पशु और बीज, कोई ऐसे पशु हैं या कोई बीज है जो न्यायालय की राय में उसे वैसी हैसियत में अपनी जीविका का उपार्जन करने के लिए आवश्यक है। जैसे गणरिया है, उसकी भेड़ है, और वो भेड़ क्या है कि उसके माध्यम से वो अपना जीविकोपार्जन करता है, उनको बेच के, उनका ऊन बेच के, इस तरह से, तो उसको कुर्क नहीं किया जाएगा। कृषि उपज या कृषि उपज के किसी वर्ग का ऐसा भाग जो कि इसे कुर्की से मुक्त घोषित किया गया है, वे गृह और अन्य निर्माण जो कृषक या श्रमिक या घरेलू नौकर के हैं या उनके अधिभोग में हैं। लेखा बही, तो लेखा बही को विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि यह जो है कई बार विकल्प में डाले रहता है हमेशा। तो लेखा बही, वचन पत्र, विनिमय पत्र, नोट, बैंक नोट, धन, तो इसी में लेखा बही भी रहती है। तो लेखा बही से कोई मतलब नहीं क्योंकि वो मूल्यवान नहीं होती है, उसमें केवल लेन देन संबंधी बातें होती हैं, इसलिए उसकी कुर्की नहीं होती है। नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार मात्र, इसको कुर्क नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत सेवा का अधिकार, वे वृत्तिकाएं, वृत्तिकाएं अर्थात जो पेंशन वगैरह हैं या जो कुछ प्राप्त होती हैं, और उपादान जो सरकार के पेंशन भोगियों को अनुज्ञात हैं। श्रमिकों और घरेलू नौकरों की मजदूरी, चाहे वे धन के रूप में हो या वस्तु के रूप में हो। भरण पोषण की डिक्री से भिन्न किसी डिक्री के निष्पादन में वेतन का प्रथम 1,000 और बाकी का 2/3 यह कुर्क नहीं किया जा सकता। इसको समझना जरूरी है क्योंकि भरण पोषण से भिन्न डिक्री है और भरण पोषण की डिक्री है। तो भरण पोषण की डिक्री में वेतन का 1/3, मान लीजिए किसी व्यक्ति का वेतन 15,000 रुपए है, तो 15,000 का 1/3 कुर्क नहीं किया जाएगा, बाकी का जो है धनराशि वह कुर्क कर ली जाएगी। लेकिन अगर भरण पोषण से भिन्न कोई डिक्री है, उसमें मान लीजिए किसी व्यक्ति का वेतन 10,000 रुपए है, तो इसमें यह कहा जा रहा है कि इसका प्रथम 1,000 कुर्क नहीं किया जाएगा। इसके बाद बचता है कितना, 9,000, 9,000 का 2/3 कुर्क नहीं किया जाएगा। अर्थात अगर 10,000 किसी व्यक्ति का वेतन है तो उसमें से मात्र 3,000 रुपए कुर्क किया जा सकेगा अगर भरण पोषण से भिन्न डिक्री है। लेकिन भरण पोषण की डिक्री है तो उसमें सीधा सीधा जो है 1/3 को छोड़ करके बाकी जो है कुर्क कर लिया जाएगा। सैनिकों के वेतन और भत्ते, इनको भी जो है कुर्क नहीं किया जा सकता है। भविष्य निधि है और निर्णीत ऋणी के जीवन पर बीमा पॉलिसी के अधीन संदेह कोई धनराशि है तो उसको भी नहीं कुर्क किया जा सकता। सरकार के किसी सेवक की उपलब्धियों का कोई भाग रूप कोई ऐसा भत्ता जिसके बारे में समुचित सरकार घोषित करे कि वह कुर्की से छूट प्राप्त है। किसी सेवक को उसके निलंबन काल में दिया गया कोई जीवन निर्वाह अनुदान या भत्ता, उत्तराधिकार की प्रत्याशा, भावी भरण पोषण का अधिकार, ऐसा भत्ता जिसके बारे में किसी भारतीय विधि ने घोषित किया है कि वह डिक्री के निष्पादन में कुर्की या विक्रय नहीं की जा सकती है। जहां निर्णीत ऋणी का कोई ऐसा व्यक्ति है जो भू राजस्व के संदाय के लिए दायी है, वहां ऐसी जंगम संपत्ति जो ऐसे राजस्व की बकाया की वसूली के लिए विक्रय से छूट प्राप्त है किसी विधि के अधीन। तो इतनी चीजें हैं जिनको कुर्क नहीं की जा सकती क्योंकि यहाँ से बहुत तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमने सारी बातों को एक स्थान पर देख लिया है। अब हम इसके आधार पर प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। तो सीपीसी के अधीन संपत्तियों में से किसी डिक्री के निष्पादन में कुर्क नहीं किया जा सकता। तो जैसा कि हमने देखा था कि लेखा बही अर्थात लेखा जोखा जिसमें लिखा जाता है, जो रजिस्टर होता है, उसका कोई जो मूल्य नहीं होता है एक तरह से, इसलिए उसको कुर्क करने का कोई मतलब नहीं है। जबकि भूमि, बैंक नोट और चेक, इनको कुर्क किया जा सकता है। इसी तरह से है सीपीसी की धारा 60 के अंतर्गत डिक्री के निष्पादन के लिए किन संपत्तियों की कुर्की और विक्रय किया जा सकता है। तो बैंक नोट है, चेक है, विनिमय पत्र है, इनका जो है कुर्की की जा सकती है, इनको विक्रय भी किया जा सकता। लेकिन लेखा बही, भोजन पकाने के बर्तन, पलंग, पहनने की आवश्यकता, वस्त्र हो गए, मृत्तिकाएं हो गई, अनुतोषिक हो गई, इनको कुर्क नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है वेतन का प्रथम 1,000 और बाकी का 2/3 भाग कुर्क अथवा विक्रय नहीं किया जा सकता। तो यह कब नहीं किया जा सकता, तो भरण पोषण से अन्य डिक्री के निष्पादन में इसकी कुर्की विक्रय नहीं हो सकता। बाकी अगर भरण पोषण की डिक्री है तो उसमें 1/3 छोड़ करके बाकी सब कुर्क कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है भरण पोषण की डिक्री के निष्पादन हेतु किसी व्यक्ति का वेतन किस सीमा तक कुर्क किया जा सकता है। तो सीमा तक कुर्क किया जा सकता है पूछा है, तो 2/3 कुर्क किया जा सकता है
क्योंकि कहा गया है कि 1/3 को कुर्क नहीं किया जा सकता, इसका मतलब है कि 2/3 कुर्क किया जा सकता है। नेक्स्ट है, एक भरण पोषण से भिन्न डिक्री ए के विरुद्ध पारित की गई है। यदि उसका वेतन 10,000 रुपये प्रतिमाह है तो उसका कितना भाग कुर्क किया जा सकता। अब यही देखिए, जैसे हमने उदाहरण दिया कि भरण पोषण से भिन्न डिक्री है, तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर मान लीजिए उसका वेतन 10,000 रुपये है तो 10,000 का प्रथम 1,000 कुर्क नहीं किया जाएगा, बाकी का 2/3 कुर्क नहीं किया जाएगा, तो 9,000 बचा। 9,000 का 2/3 6,000 होता है, तो इसमें से 7,000 रुपये कुर्क नहीं किया जा सकता, बचा कितना 3,000, तो 3,000 को कुर्क किया जा सकता है भरण पोषण से भिन्न डिग्री में। नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अंतर्गत वेतन के भाग की कुर्की अधिकतम कितने अवधि के लिए जारी रहेगी। तो वेतन के भाग की कुर्की यहाँ पर जो है धारा 60 के अंतर्गत जहां पर यह दिया गया है कि भरण पोषण की डिग्री से भिन्न डिग्री के निष्पादन में वेतन के प्रथम 1,000 रुपये और बाकी का 2/3 इसको जो है कुर्क नहीं किया जा सकता है। तो इसी के अंतर्गत कहा गया है कि जहां ऐसे वेतन से ऐसे प्रभाग का जो भाग कुर्क किया जा सकता है, कोई भाग कुल मिलाकर 24 महीने की अवधि तक लगातार या आंतरिक रूप से अगर कुर्क रहा है, वहाँ जब तक कि आगे जो है यह अवधि समाप्त न कर दी गई, तो यह 24 के महीने के बाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। अर्थात ऐसी कुर्की जो है अधिकतम 24 माह के लिए जारी रह सकती है। नेक्स्ट है, किसी संपत्ति की कुर्की के बाद उसका अन्य प्राइवेट संक्रमण क्या होता है, वैध होता है या विधि विरुद्ध होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर किसी संपत्ति की कुर्की कर ली गई और कुर्की करने के बाद उस संपत्ति को जो संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया है उसका अन्य जो है ट्रांसफर किया जाता है, तो ऐसा जो ट्रांसफर होगा वह शून्य होगा। इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 64 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, जहां किसी डिक्री के निष्पादन में अचल संपत्ति का विक्रय किया गया है और ऐसा विक्रय आत्यांतिक हो गया है, वहां कब से यह समझा जाएगा कि संपत्ति क्रेता में निहित हो गई है। तो यह प्रावधान जो है धारा 65 के अंतर्गत दिया गया है कि जहां किसी डिक्री के निष्पादन में अचल संपत्ति का विक्रय किया गया है और ऐसा जो विक्रय है वह पूर्ण हो गया है, आत्यांतिक हो गया है, वहां जो है यह समझा जाएगा कि ऐसी जो संपत्ति है वह विक्रय जो है क्रेता में निहित हो गई है, जबकि उसका विक्रय किया गया था। अर्थात जिस तारीख को उसका विक्रय किया गया है उस समय से जबकि संपत्ति का विक्रय हुआ है तब से वह जो है माना जाएगा कि वह संपत्ति क्रेता में निहित हो गई है। तो धारा 65 इस विषय में प्रावधान करती है कि डिक्री के निष्पादन में अचल संपत्ति का विक्रय किया गया है और वह विक्रय आत्यांतिक हो गया है, तो यह उस समय से संपत्ति विक्रय हुआ समझा जाएगा जबकि वह क्रेता में निहित हो गई है। नेक्स्ट है, धन के संदाय की डिक्रियों के निष्पादन में भूमि के विक्रय के बारे में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है। तो क्या है, धन के संदाय की डिक्रियों के निष्पादन में भूमि का अगर विक्रय कराया जाता है तो उसके बारे में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को है, और किस धारा के तहत, धारा 67 के तहत है। एक चीज और आप ध्यान रखें कि धारा 66 जो है सीपीसी में यह निरसित कर दी गई है। अब निरसित कब की गई है, यह 1988 में। तो 88 और 66 अगर ऐसे भी याद रख सकें तो रख लीजिए कि 88 सन 88 में धारा 66 को निरसित किया गया। नेक्स्ट है, निष्पादन विक्रय के आगमों का डिक्री धारकों के बीच आनुपातिक वितरण करने का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो निष्पादन विक्रय के आगमों का डिक्रीदारों के बीच आनुपातिक रूप से वितरण किया जाना चाहिए, ऐसा जो प्रावधान है वह धारा 73 के अंतर्गत किया गया है। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि वितरण कैसे किया जाएगा, समान रूप से, आनुपातिक रूप से, कम ज्यादा कैसे, या यह आपको ध्यान रखना है आनुपातिक रूप से। नेक्स्ट है, जब निर्णीत ऋणी डिक्री के निष्पादन में प्रतिरोध करता है या विरोध करता है तो उसे किस अवधि के लिए सिविल कारागार में निरुद्ध किया जा सकेगा। तो अगर कोई जो निर्णीत ऋणी है अर्थात जिसके विरोध में डिक्री पारित की गई है और वह जो है डिक्री के निष्पादन में विरोध कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको 30 दिन तक के लिए कारागार में डाला जा सकता है। और ऐसा कारागार कैसा होगा, सिविल कारागार होगा, सिविल कारागार।
और यह प्रावधान कहाँ दिया गया है? धारा 74 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न मामले में न्यायालय कमीशन जारी नहीं कर सकता। अब कमीशन के बारे में जो प्रावधान है इसको देखें तो धारा 75 है। आदेश अगर पूछा जाए तो आदेश कहाँ दिया गया है? तो 26 में। सीआरपीसी में कहाँ दिया गया है कमीशन के बारे में? 284 में। तो यह जो है कमीशन से संबंधित है। अब धारा 75 को जब देखेंगे तो यहाँ पर कुछ परिस्थितियों में न्यायालय कमीशन जारी करता है, तो उसमें व्यक्तियों की परीक्षा के लिए और इसके बाद जो है स्थानीय अन्वेषण के लिए है, लेखाओं का परीक्षण करने के लिए है और विभाजन के लिए है, लेकिन डिक्री पारित करने के लिए कमीशन जारी नहीं किया जा सकता है। अब धारा 75 को हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके लिए कमीशन जारी किया जाता है। तो किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए, स्थानीय अन्वेषण के लिए, लेखाओं का परीक्षण करने के लिए, विभाजन के लिए, वैज्ञानिक, तकनीकी या विशेषज्ञ अन्वेषण के लिए, या कोई संपत्ति क्षयशील है या न्यायालय की अभिरक्षा में रखी हुई वस्तु है तो उसकी बिक्री के लिए। तो यह 6 जो है उद्देश्य बताए गए हैं, 6 कार्य बताए गए हैं। इन कार्यों के लिए जो है कमीशन जारी किया जा सकता है। और एक चीज और है, 7वां कि अनुसचवीय कार्य, तो इसको भी 7 उद्देश्य बताए गए हैं, इन्हीं के तहत जो है कमीशन जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है। तो अब हमने एक स्थान पर देखा कि यह 7 कार्य बताए गए हैं, उनके लिए कमीशन जारी किया जा सकता है। उसमें घुमा फिरा के कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब उसी प्रश्नों में से यह है कि कमीशन जारी किया जा सकता है व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए, स्थानीय अन्वेषण के लिए और विभाजन या बंटवारा के लिए। तो इन सभी कार्यों के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है। किस धारा के तहत? तो धारा 75 के तहत। नेक्स्ट है, राज्य के बाहर स्थित न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता के किस धारा के तहत कमीशन जारी किया जा सकता है? तो अगर कोई संपत्ति राज्य के बाहर स्थित है या अन्य न्यायालय में जो है वह स्थित है तो उस न्यायालय को कमीशन जारी किया जाएगा। किस धारा के तहत है? तो यह धारा 76 के तहत यह जो है कमीशन जारी किया जा सकता है। और उस न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत अगर वह व्यक्ति निवास करता है या वहां पर वह उसकी कोई संपत्ति स्थित है तो ऐसी स्थिति में ही कमीशन जारी किया जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है, अनुरोध पत्र होता है। तो अनुरोध पत्र क्या होता है और इसके बारे में हम प्रावधान क्या है उसको देखेंगे। इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 77 में दिया गया है। अनुरोध पत्र होता क्या है? यह कमीशन के बदले में जारी किया जाता है। कमीशन के प्रकार का ही होता है लेकिन कमीशन के बदले अनुरोध पत्र जारी होता है और यह एक आनुषंगिक कार्यवाही है, कमीशन के बदले में जारी किया जाता है और ऐसे साक्षी के लिए जारी किया जाता है जो कि भारत के बाहर रह रहा है, अर्थात वो भारत के भीतर नहीं है। तो इन सभी परिस्थितियों में जो है अनुरोध पत्र जारी किया जाता है और यह जो सभी तीनों बातें बताई गई हैं वह अनुरोध पत्र होता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सरकार के विरुद्ध किए गए वाद में प्रतिवादी के रूप में नामित किया जाने वाला प्राधिकारी कौन होता है? तो धारा 79 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि सरकार के द्वारा या उसके विरुद्ध अगर कोई वाद किया जा रहा है तो उसके अंतर्गत में वादी या प्रतिवादी के रूप में नामित होने वाला जो अधिकारी होगा, अगर वह केंद्र सरकार के विरुद्ध मामला है तो वहां पर जो है भारत संघ होगा। तो हमसे पूछा भी गया है केंद्र सरकार के विरुद्ध वाद, तो वहां पर भारत संघ होगा। राज्य सरकार के विरुद्ध अगर वाद हो दायर किया गया या उसके द्वारा जो है वाद दायर किया गया तो वहां पर राज्य सरकार होगा। इसी तरीके से आप है, सीपीसी की धारा 80 यह किससे संबंधित है? तो धारा 80 के अंतर्गत सरकार के विरुद्ध वाद या कार्यवाही के लिए सूचना के बारे में प्रावधान किया गया है। तो धारा 80 सूचना से संबंधित है। और कैसी सूचना? तो जब सरकार के विरुद्ध कोई वाद दायर किया जा रहा है तो उसमें जो है सूचना दी जाती है। अब सूचना कैसे दी जाएगी और किसको दी जाएगी उसको देखिए कि धारा 80 के अनुसार निम्नलिखित को सूचना दिया जाएगा कि अगर केंद्र सरकार के विरुद्ध वाद है तो वहां पर सरकार के सचिव को सूचना दी जाएगी। केंद्र सरकार के विरुद्ध वाद जो कि रेलवे से संबंधित है तो वहां का जो उसका जनरल मैनेजर या प्रधान प्रबंधक होता है उसको सूचना दिया जाएगा। राज्य सरकार के मामले में उस सरकार के सचिव को या जिले के कलेक्टर को सूचना दी जाएगी और सूचना देने के बाद ही जो आगे कार्यवाही की जाएगी। ऐसा जो प्रावधान है धारा 80 के अंतर्गत किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह तीसरा पार्ट सीपीसी का समाप्त हुआ। इसके माध्यम से हम कुल 150 जो प्रश्न हैं उनको हमने कवर किया है और धारा 80 तक के जो प्रावधान है उनको कवर किया है।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम धारा 81 से जो आगे के प्रश्न हैं उनको देखेंगे एमसीक्यूज के रूप में, और इसी तरह से आगे उसको बढ़ते रहेंगे। आप सारे प्रश्नों को अगर क्रम से देखेंगे, निसंदेह आपकी सीपीसी पे एक अच्छी कमांड हो जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से आप सीपीसी को तैयार कर लेंगे, और इसी सीरीज मात्र से आपकी जो सीपीसी है उसमें फुल कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल पर बने रहिए। चैनल को अधिक अधिक लोगों के पास पहुंचाने के लिए उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।